नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीति नाहर और मैं हूं ऋतिका शर्मा। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। फेसबुक और व्हाट्सएप को लेकर हमलावर हुई कांग्रेस। राहुल ने कहा फेसबुक पर बीजेपी और संघ का कब्जा, नफरत फैलाने का काम कर रहे। कांग्रेस ने की जेपीसी बनाने की मांग। वहीं बिहार में नीतीश कुमार को लग सकता है झटका, मंत्री श्याम रजक जेडीयू छोड़ कर सकते हैं घर वापसी। आरजेडी महासचिव सत्येंद्र पासवान की लालू से पार्टी में शामिल ना करने की अपील। पश्चिम बंगाल में गवर्नर और सीएम में फिर सामने आई तल्खी। टी पार्टी में ममता के शामिल न होने से नाराज जगदीप धनखड़ का आरोप, कहा राजभवन की कराई जा रही है जासूसी। लखीमपुर में 13 साल की बच्ची से गैंगरेप के 2 आरोपी गिरफ्तार। विपक्ष ने योगी सरकार को घेरा। कांग्रेस ने कहा बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रही योगी सरकार। एसपी और बीएसपी ने भी साधा निशाना। और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा की बढ़ सकती है मुश्किल। पात्रा के खिलाफ राजस्थान के 39 पुलिस थानों में केस दर्ज। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी की गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाकर दर्ज कराया केस। फेसबुक और व्हाट्सएप को लेकर अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी खबर के अनुसार कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी और संघ फेसबुक और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के प्रवक्ता अजय माकन ने कहा कि आज़ादी की वर्षगांठ पर वॉल स्ट्रीट ने एक आर्टिकल छापा है जिसमें कहा गया है कि फेसबुक की घृणा की राजनीति भारत की राजनीति के साथ खड़ी है। अजय माकन ने सवाल पूछा कि बीजेपी बताएं कि अंकित दास जिस कारोबारी हित की बात कर रहे हैं उसका खुलासा करें। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप का लाइसेंस इन लोगों ने अप्लाई किया है जो देश में घृणा का माहौल बनाते हैं। कांग्रेस इस मुद्दे पर जेपीसी की मांग करती है। भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप के संचालन पर जेपीसी की मांग की। कांग्रेस ने कहा कि आज फेसबुक की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो गया है। फेसबुक के मुखिया मार्क जकरबर्ग भी इस पूरे मामले की जांच कराएं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के फेसबुक पेज को कई बार ब्लॉक किया जिसमें अंकित दास की भूमिका रही। कि 4 कम से कम ऐसे लोग हैं जो कि दुर्भावना फैला रहे हैं, घृणा फैला रहे हैं, जिनसे कि भारत के अंदर जिनसे टेंशन, रिलीजियस टेंशन हो सकता है और एक तरीके से जमीन के ऊपर उसका असर हो सकता है, वायलेंस हो सकता है। तो इनको बैन कर दिया जाना चाहिए। और उस बैन का विरोध किसने किया? मिस्टर अंकित दास, जो कि इंडिया का फेसबुक एक्सपर्ट, फेसबुक के हेड हैं। और उन्होंने क्या कहा कि हमको भारत की रूलिंग पार्टी के, जो मोदी जी की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बैन नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स इसमें हर्ट होंगे। आज कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि इसके लिए जेपीसी को बिठाया जाना चाहिए और ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस बात को इन्वेस्टिगेट करे कि क्या फायदे फेसबुक और व्हाट्सएप को पहुंचाने के लिए ये कोशिश करी जा रही है और साथ साथ किस प्रकार से फेसबुक और व्हाट्सएप भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के अंदर मदद करने के लिए और साथ ही साथ में घृणा का एक माहौल पैदा करने के लिए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस बात को आगे बढ़ा रही है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर यहां एक बार फिर कांग्रेस सरकार को घेरती हुई हमारे संवाददाता बिलाल सब्जवारी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। तो बिलाल, यहां कांग्रेस जेपीसी की मांग कर रही है, जेपीसी जांच की मांग कर रही है, इसका क्या अर्थ है? देखिए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो मांग होती है वो राजनीति के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही एक्सक्लूसिव मांग मानी जाती है। और ये ऐसी मांग होती है जो अपने आप में बहुत ही गंभीर मुद्दों पर जिनकी डिमांड की जाती है। जिस तरह से भारत के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो चुनाव की प्रणाली है जी, जब उस पर कंप्लीट उसको हाईजैक करने का के पॉइंट ऑफ व्यू से और उसको हाईजैक करने के दृष्टिकोण से कांग्रेस ने आज ये सवाल खड़ा किया है सरकार पर कि इसमें भारतीय जनता पार्टी और सरकार का जो नेक्सस है जिसका खुलासा वॉल स्ट्रीट जर्नल के माध्यम से हुआ है।
जी। दरअसल वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये 15 अगस्त को ये आर्टिकल लिखना और ये इस पर अपना प्रकाशन देना, ये अपने आप में बताता है कि भारत के अंदर जो चुनाव प्रणाली है वो किस तरह से फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रभावित हो रही है। जिसके बाद कांग्रेस बहुत ज़्यादा हरकत में आ गई है और राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस ने अभी जो प्रेस वार्ता की है उसके अंदर इसकी जेपीसी की मांग की है। जी। पार्टी विपक्षी पार्टी होने के नाते ये अपने आप में बताता है कि कांग्रेस मुद्दे पर कितनी गंभीर है। हालांकि अजय माकन ने यह भी कहा कि ये इतना संवेदनशील मसला है कि इस पर फेसबुक को भी खुद अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। उनके पार्टी पदाधिकारियों ने, चाहे वो रोहन बिल्कुल, गुप्ता यहाँ पे हो, मार्क जकरबर्ग से भी वो कह रहे हैं कि इसकी जांच की जाए। और बिल्कुल पॉइंट बिलाल आपका ये सही है कि कहीं ना कहीं अमेरिकी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन भारतीय मीडिया में देखें तो सबने चुप्पी साधी हुई है इस मसले को लेकर। तो क्या बिलाल ये माना जाए कि जब जेपीसी की जांच होगी तो इस मसले पर सच सामने आ सकता है, अगर ये जांच सही तरीके से होती है तो? देखिए, ये मांग है और ये काफ़ी संवेदनशील मांग है। अब देखना यह है कि सरकार जेपीसी देने के लिए किस हद तक एग्री होती है। हालांकि विपक्ष और सरकार के बीच में इस पर टकराव देखने को मिलेगा आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि ये सीधा सीधा मसला भारतीय लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है, उसको हाईजैक करने से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से व्हाट्सएप और फेसबुक के अंदर जो नेक्सस पाया गया है भारतीय जनता पार्टी का, ये बताता है कि भारत की जो चुनाव प्रणाली है वो पूरी तरह कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, लोगों को आर्टिफिशियली मैनिपुलेट किया जाता है। और जिस लोकतंत्र के अंदर जब लोगों को आर्टिफिशियली मैनिपुलेट किया जाने लगे तो वो बात बताता है, वो साबित करता है कि भारतीय लोकतंत्र कितने ज़्यादा खतरे में है। बिल्कुल, और यही लोकतंत्र का खतरा बता रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता और दिग्गज नेता अजय माकन जी। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ कहा कि फेसबुक और व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर बीजेपी और संघ नफरत फैलाने का काम कर रही है, और कहीं ना कहीं यहाँ वो जेपीसी की मांग करते हुए नजर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने फेसबुक और व्हाट्सएप को लेकर अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी खबर पर बीजेपी और संघ पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप को बीजेपी और संघ कंट्रोल कर रहे हैं। इसके जरिए फर्जी खबरें और नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, साथ ही मतदाताओं को प्रभावित करने में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। राहुल ने कहा कि आखिरकार अमेरिकी मीडिया ने फेसबुक और व्हाट्सएप का सच सामने ला ही दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को जवाब दिया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अपनी खुद की पार्टी में भी लोगों को प्रभावित नहीं कर सकने वाले इस बात का हवाला दे रहे हैं कि पूरी दुनिया बीजेपी और संघ द्वारा नियंत्रित है। चुनाव से पहले डेटा को हथियार बनाने के लिए आपको कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक के साथ गठजोड़ करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था और अब हमसे सवाल पूछा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सच तो ये है कि आज सूचना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लोकतंत्रीकरण हो गया है। अब यह आपके परिवार के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है और इसीलिए यह दर्द होता है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अभी तक बेंगलुरु दंगों की आपकी निंदा नहीं सुनी है। आपका साहस कहां गायब हो गया? वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे सीधे हमला किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को कायर बताया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि कोई भारतीय सेना की क्षमता और वीरता में विश्वास करता है, सिर्फ पीएम को छोड़कर जिनकी कायरता ने चीन को हमारी जमीन लेने की अनुमति दी, जिनके झूठ से ये सुनिश्चित होगा कि वे इसे बनाए रखेंगे। राहुल गांधी के ट्वीट पर बीजेपी नेता राम माधव ने पलटवार किया है। राम माधव ने कहा कि पीएम ने लाल किले से सेना के लिए जो सम्मान जताया, उसके बाद भी अगर कोई ऐसी टिप्पणी कर रहा हो तो उसे कितनी गंभीरता से लेना है, ये देश को तय करना है। उन्होंने लाल किले के मंच से जो सम्मान जताया था, उसके बाद भी अगर कोई इस प्रकार का टिप्पणी कर रहा हो, उस टिप्पणी को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए, देश को ही तय करना है। भारत की वीर जवान, उनका पराक्रम, पुरुषार्थ, उसके प्रति हम सबको बड़ा सम्मान है। प्रधानमंत्री उसका बड़ा आदर करते हैं और उनके ही दम पर, जैसा कल प्रधानमंत्री जी ने कहा, हम हमारे सीमा सुरक्षा में हमेशा आगे रहे हैं। और वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
संबित पात्रा के खिलाफ राजस्थान के 39 पुलिस थानों में मुकदमा दर्ज हुआ है। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्षों और विधानसभा अध्यक्षों ने पात्रा पर कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी की गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। प्राथमिकी में लिखा गया है कि पात्रा ने राजीव त्यागी को इंगित करते हुए अमर्यादित जातिगत एवं धार्मिक टिप्पणी की, जिसका त्यागी पर बेहद गहरा असर पड़ा। नतीजन उस डिबेट के कुछ वक्त बाद ही हृदयाघात होने से उनकी मृत्यु हो गई। यही नहीं, राजीव त्यागी की पत्नी भी हार्ट अटैक के लिए संबित पात्रा को दोषी ठहरा चुकी है। आपको बता दें कि एक निजी टेलीविजन पर डिबेट शो के दौरान राजीव त्यागी को हार्ट अटैक आया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। तब से ही यह मामला गरमाया हुआ है। इस तरह संबित पात्रा ने जो ये कृत्य किए हैं, ये पूरी तरीके से अमर्यादित है और राजनीति की शुचिता को लांघने वाला है। यूथ कांग्रेस इस पूरे कृत्य को निंदनीय मानती है और गैर इरादतन हत्या का मानती है। अतः राजस्थान के सभी 33 जिलों के अंदर यूथ कांग्रेस ने कांग्रेस प्रवक्ता श्री राजीव त्यागी की गैर इरादतन हत्या के मामले में श्री संबित पात्रा के विरुद्ध एक परिवाद दर्ज करवाया है। उधर लखनऊ में आम आदमी पार्टी का दफ्तर बंद होने पर पार्टी नेता संजय सिंह ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि मकान मालिक पर दबाव डालकर आपने हमारा दफ्तर तो बंद करवा दिया, लेकिन हमारी आवाज नहीं दबा सकते। उन्होंने कहा कि मैं सच की आवाज को बुलंद करता रहूंगा। यूपी में अपहरण, हत्या और रेप रोकने में योगी सरकार पूरी तरह से फेल रही है। दरअसल आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ यूपी में पिछले 2 दिनों के भीतर 3 FIR दर्ज की गई है। संजय सिंह ने मुख्यमंत्री योगी पर विशेष जाति का समर्थन होने का आरोप लगाया है। आपसे अपराध रुकता नहीं, हत्या की घटनाएं नहीं रुक रही, बलात्कार की घटनाएं नहीं रुक रही, अपहरण की घटनाएं नहीं रुक रही। आप विपक्ष की आवाज को रोकना चाहते हैं? आप तानाशाही से और डंडे से उत्तर प्रदेश को चलाना चाहते हैं? तो कार्यालय तो हम लोग आम आदमी है, कहीं सड़क पे खोल लेंगे, उसकी चिंता की बात नहीं है। लेकिन आपके सरकार की असलियत को, आपके जुल्म को, जाति को बेनकाब करता रहूंगा। तो कहीं और दूसरी जगह कार्यालय बना लूंगा योगी जी। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, ये बंदर घुड़कियां, FIR और इस तरह की चीजें दिखा के आप हमारी आवाज को रोक। वहीं भड़काऊ भाषण देने के आरोप में पिछले 6 महीनों से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मथुरा जेल में बंद डॉक्टर कफील खान को जेल में रखने की अवधि 3 महीने और बढ़ा दी गई है। डॉक्टर कफील को मई में रासुका के तहत 3 महीने और जेल में रखे जाने के आदेश दिए थे। 3 महीने की हिरासत बढ़ाए जाने के बाद डॉक्टर कफील नवंबर तक जेल में रहेंगे। वहीं डॉक्टर कफील की पत्नी ने सवाल उठाए हैं कि उनके पति को किस जुर्म में सजा दी जा रही है और आखिर इस कार्रवाई का आधार क्या है। उन्होंने सवाल उठाया कि वह डॉक्टर जिसने मुश्किल वक्त में जगह जगह देश के लोगों की सेवा की हो, उससे देश को क्या खतरा हो सकता है। कफील को पिछले साल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नए नागरिकता कानून के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद फरवरी में उन पर रासुका के तहत कार्रवाई की गई थी। आपको बता दें कि डॉक्टर कफील खान गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में कथित रूप से ऑक्सीजन की कमी के कारण बच्चों की मौत के प्रकरण से चर्चा में आए थे। और वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में बिजली के स्मार्ट मीटर को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि जन्माष्टमी के दिन स्मार्ट मीटरों में गलत कमांड में लाखों घरों को अंधेरे में रखा। खबरों के अनुसार इन स्मार्ट मीटरों की वजह से बहुतों के बिल 4 गुना आए हैं। यूपी सरकार स्मार्ट मीटर के नाम पर शोषण बंद करे और जांच कराकर नुकसान की भरपाई करे। दरअसल आपको बता दें कि यूपी में जन्माष्टमी के दिन लाखों घरों की बिजली गायब हो गई थी और शुरुआती जांच के बाद पता चला कि स्मार्ट मीटर के गलत कमांड की वजह से घरों में अंधेरा छा गया था। आनन फानन में स्मार्ट मीटर की कमांड ठीक करने का काम शुरू हुआ और देर रात 12 बजे के बाद फॉल्ट सही हुआ। यूपी विद्युत विभाग के अधिकारियों का कहना है कि किसी कर्मचारी ने स्मार्ट मीटर की कमांड गलत दे दी थी, जिसके कारण बिजली चली गई। और मामले ने जब तूल पकड़ा तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने STF जांच के आदेश दिए और यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने इस मामले में 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया और उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। वहीं प्रियंका गांधी की तरफ से उत्तर प्रदेश में बिजली के मीटर्स पर सवाल उठाए
गए सवालों के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने यूपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राशिद अल्वी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जितने भी बिजली के मीटर्स हैं वो चीन से बहुत ज़्यादा कमीशन पर इंपोर्ट किए गए हैं, इसलिए वो सारे के सारे मीटर्स गलत रीडिंग्स देते हैं, जिसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ता है। उत्तर प्रदेश सरकार आंख बंद कर बिजली के बिल भेजती है। यूपी के अंदर जितने इलेक्ट्रिसिटी के मीटर्स लगे हैं वो चाइना से इंपोर्ट किए गए, बहुत सस्ते दामों में, बहुत ज़्यादा कमीशन के ऊपर, और वो सारे के सारे मीटर्स गलत रीडिंग देते हैं, जिसका खमियाजा आम आदमी और गरीब आदमी को भुगतना पड़ता है। उत्तर प्रदेश की सरकार आंखें बंद करके बिजली के बिल भेजती है। कई कई गुना बिल आते हैं। जिन लोगों के घरों में ताला लगा है उनके भी बिल आते हैं। चलिए बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। उधर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में 13 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वारदात के बाद एक्शन में आई पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई हुई है। यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली ये सनसनीखेज घटना नेपाल बॉर्डर पर ईसानगर इलाके की है। बच्ची का शव शुक्रवार रात गन्ने के खेत में मिला था। बच्ची इसी दिन दोपहर से लापता थी। वहीं लड़की के पिता का आरोप है कि खोजबीन की गई तो देर रात उसका शव गांव के ही एक आदमी के खेत में मिला। लड़की की आंखें निकली हुई थी और जबान कटी हुई थी। 13 वर्षीय नाबालिग लड़की थी, जो कि थाना हमारा पड़ता है ईसानगर। उसमें एक गन्ने के खेत में उस लड़की का शव बरामद हुआ है। शव को पुलिस ने तत्काल जो है परिजनों के साथ शव को जो है देखा, उसको मौके का मुआयना किया। उसके बाद उस शव को पोस्टमार्टम के लिए सील करके भेज दिया है। प्रकरण की गंभीरता देखते हुए तत्काल उसमें FIR दर्ज की गई और इसमें संलिप्त 2 लोग, एक हैं संतोष यादव और दूसरे हैं संजय गौतम। इन दोनों अभियुक्तों को हम लोगों ने तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर इनको जेल भेज दिया गया है। इसमें आगे की विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उन सभी पे तथ्यों पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। और डोल मैदान गई थी। फिर उनको 3 आदमी, जगदीश और संतोष, संजय, वहाँ भी 3 आदमी मिले। तक जब लाश मिल गई तो कोई नहीं हमका मिला, सब भाग गए। 3 आदमी अपने घर के रह गए ना, लाश पाए गए तो 3 अपने घर रह गए। चिल्लाए थे, रफे लागे वह गन्ना के खेत में। झन्नू लाल के याद
खेत में। क्या लग रहा है? गन्ना मार डारी नहीं है साहब, तक बलात्कार कर लेन, तक मार डारी, आँखी आँखी फोड़ दहीन। लखीमपुर की घटना को लेकर यूपी की सरकार विपक्ष के निशाने पर है। बीएसपी की मुखिया मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि यूपी के लखीमपुर खीरी के पकरिया गांव में दलित नाबालिग के साथ बलात्कार के बाद फिर उसकी नृशंस हत्या अति दुखद व शर्मनाक है। ऐसी घटनाओं से सपा व वर्तमान भाजपा सरकार में फिर क्या अंतर रहा? सरकार आजमगढ़ के साथ खीरी के दोषियों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई करे, बीएसपी की यह मांग है। देखिए, उत्तर प्रदेश में कुछ समय से लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है। वहाँ पर बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, दलित शोषित वर्ग के लोगों की हत्याएं हो रही हैं। कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा प्रश्न बन गया है उत्तर प्रदेश में। सुश्री बहन मायावती जी जो उत्तर प्रदेश में इस बात को उठा रही हैं, उसका कारण है कि वो इस समय देख चुकी हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ठीक से कानून व्यवस्था का शासन दे नहीं पा रहे हैं। और वहीं समाजवादी पार्टी ने भी लखीमपुर खीरी की घटना को योगी सरकार पर निशाना साधा है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक बेबस किशोरी से दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना है। भाजपा काल में उत्तर प्रदेश की बच्चियों और नारियों का उत्पीड़न चरम पर है। बलात्कार, अपहरण, अपराध व हत्याओं के मामले में भाजपा सरकार प्रशयकारी क्यों बन रही है? #NoMoreBJP। बहुत दुखद इस बात की कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घटनाएं हो रही हैं। एक के बाद एक दर्दनाक घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। कभी नाबालिग बेटियों के साथ इस तरह की घटना होती है, छात्राओं के साथ घटनाएं हो रही हैं और महिलाएं भी असुरक्षित हैं। और याद कीजिए उस समय जब लॉकडाउन का समय था, जब हर चीज़ बंद थी, उस समय भी अपराधियों ने खुलेआम घटनाएं की। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी ट्वीट कर लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर योगी सरकार को घेरा है। अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि हापुड़ के बाद लखीमपुर खीरी में एक मासूम बच्ची के साथ हुई हैवानियत ने समाज को शर्मसार कर दिया है। बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती रही, लेकिन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पाई। हर तरफ अराजकता का माहौल है, अपराधी बेखौफ है, जंगल राज बना रहा है उत्तर प्रदेश को। लखीमपुर की घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। आखिर बेटियां सुरक्षित उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है? मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा। 20 तारीख से सदन चलेगा। बेटियों के सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है। पिछले समयों में भी जब घटना हुई सड़कों पर संघर्ष किया, इस बार भी हम सदन में इस मुद्दे को मजबूती से उठाएंगे। वहीं अमेरिका से भारत लौटी छात्रा सुदीक्षा की मौत मामले में बुलंदशहर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 10 अगस्त को बुलंदशहर में एक सड़क हादसे में सुदीक्षा भाटी की मौत हो गई थी, जिसके बाद सुदीक्षा के परिवार ने 2 अज्ञात लोगों पर सुदीक्षा का पीछा कर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। वहीं अब इस मामले में पुलिस कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दीपक चौधरी और राजू नाम के 2 लोगों की गिरफ्तारी की है। एक बुग्गी जा रही थी, बुग्गी के सड़क पे होने की वजह से उसके पीछे एक ऑटो टेम्पो चल रहा था। टेम्पो वाले ने ब्रेक लिया। टेम्पो वाले के ब्रेक लेने के कारण पीछे से तेज़ रफ्तार में आ रही बुलेट मोटरसाइकिल जो 70-80 की रफ्तार में थी, उसने अपना इमरजेंसी ब्रेक लिया और फिर ठीक उसी रफ्तार में आ रही दूसरी मोटरसाइकिल जिस पर सुदीक्षा भाटी जी थी, वो टकरा गई पीछे से और उस दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ कनॉट प्लेस वाले हनुमान मंदिर में पूजा करने पहुंचे। आज अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन है। इस खास मौके पर दिल्ली के सीएम ने अपनी पत्नी सुनीता को साथ लिया और कनॉट प्लेस वाले हनुमान मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंचे। आज जन्मदिन है, उसी के लिए आज हनुमान मंदिर आए हैं, हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए। और मैं प्रार्थना करता हूं हनुमान जी से कि अपने दिल्ली को, देश को जल्दी कोरोना से मुक्ति मिले और लोग जल्दी स्वस्थ हों
फिर से सबकी ज़िंदगी पटरी पे आ जाए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने ने बीजेपी के नेताओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के दौरे के बीच उन्होंने कहा कि प्रदेश में 15 सालों तक निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की वजह से आज ये हालत हुई है। उपासने ने कहा कि इन 15 सालों में हमारी पार्टी में बहुत से दुर्गुण आ गए हैं। जनता ने देखा कि हम क्या थे और क्या हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि परिक्रमा करने वाले नेताओं को तवज्जो मिलने से पार्टी को नुकसान हुआ है। निश्चित ही 15 वर्षों में हमने जो सत्ता यहाँ पर संभाली उसमें बहुत से दुर्गुण मुझको स्वीकार करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है किसी प्रकार से, कि बहुत से दुर्गुण हमारे में आए हैं। जनता हमसे जो चाहती है, जनता हम पर देखती है कि हम क्या थे क्या हो गए, ये जनता बारीकी से हम पर नज़र रखती है। और जब हम पर नज़र रखती है तो निश्चित रूप से उसके दुष्परिणाम भी हमारे पार्टी को भुगतने पड़ते हैं, व्यक्ति को तो नहीं भुगतने पड़ते, एक सिद्धांतों को भुगतने पड़ते हैं, एक विचारधारा वैचारिक आंदोलन को ठेस पहुंचती है। संघ कितना भी कह ले कि वो गैर राजनीतिक संगठन है, तो फिर भाजपा के प्रवक्ता क्यों उत्कंठित होकर बार बार बयानबाजी कर रहे हैं? दरअसल संघ यहां पर भाजपा की दुर्दशा के कारण संघ प्रमुख को आना पड़ा है, संघ इसीलिए सक्रिय हुआ है। अब मोहन भागवत जी ही बता दें कि वे तो खुद को गैर राजनीतिक संगठन कहते हैं, लेकिन अब वे भाजपा की मदद के लिए छत्तीसगढ़ आए हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? उधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत बीजापुर और आसपास के इलाकों में तेज बारिश का दौर जारी है। बारिश का सबसे ज़्यादा असर बीजापुर में दिख रहा है। यहाँ नदी नालों में उफान आने के साथ कई गांवों में और घरों में पानी भर गया है। वहीं रायपुर में भी देर रात से बारिश जारी है। यहाँ जिला चिकित्सालय के बाहर भी पानी का जल भराव हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए छत्तीसगढ़ के 9 जिलों के लिए रेड अलर्ट, 5 के लिए ऑरेंज और 16 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी होने की संभावना बनी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।